हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, बस आप लोगों की दुआ है। स्वागत करता हूं, मैं सौरभ रमन आपके अपने चैनल अचीवर्स बायोलॉजी पर। आप पहली पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जान लें कि इस चैनल पर हम लोग बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स क्लास 11th और 12th के टॉपिक बाय टॉपिक, यहाँ तक कहें तो लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं। वैसे बच्चे, उनका खास करके स्वागत है इस चैनल पर जो अभी अभी क्लास 10 से 11th में आए हैं और जिन्होंने बायोलॉजी को चूज किया है एज अपना मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। जो कहीं ना कहीं दिल में एक अरमान लिए हैं कि फ्यूचर में मुझे एक डॉक्टर बनना है। एक A1 प्रोफेशन है ये, और इस सपने को साकार करने में अचीवर्स बायोलॉजी आपकी हर संभव मदद करेगा। आप इस चैनल पर बायोलॉजी के हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के वीडियोस पाएंगे और साथ के साथ आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स बायोलॉजी। मैं सौरभ रमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप 10th में थे, पढ़ाई की होगी, लगा होगा कि 10th के बाद की जर्नी आसान हो जाएगी, एक बार स्कूल खत्म फिर रिलैक्स। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये कहा जाता है जब तक जीवन है संघर्ष तो चलता ही रहेगा। तो वापस से चलते हैं, और खास करके वो बच्चे जो अभी अभी 11th में आए हैं, इस सेंटेंस के चक्कर में कभी ना पढ़ें। वो सेंटेंस क्या है मैं आपको बतलाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। रेस्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपने 10th में जी तोड़ मेहनत की है, सभी अच्छे मार्क्स लाए हैं। अगर बाय चांस बदकिस्मती से नहीं भी आए हैं तो अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। फ्यूचर की तरफ ध्यान देते हैं, अपने आगे की तरफ चलते हैं और एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपके 360 मार्क्स बायो से ही आएंगे। नीट एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 720 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें कि 360 अकेले बायोलॉजी कवर करता है। और कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं तो बच्चे ये सोचते हैं कि बायोलॉजी आसान है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर मैं कहूं तो ये बात सच भी है टेक्निकली समझने में, लेकिन बायोलॉजी को आसान आप तभी मानिए जब आप बायो में 360 में से एटलीस्ट 300 प्लस स्कोर कर पाते हैं तब, 320 340 स्कोर कर पाते हैं तब। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप थोड़े से कम मार्क्स भी लाते हैं तो चलता है, क्योंकि वहां ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। लेकिन चूंकि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के मुताबिक थोड़ा सा आसान है, तो यहाँ सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपने भी बायोलॉजी में 250 ले आए, 280 ले आए, तब आप मत कहिए कि बायोलॉजी आसान है। आप तब कह सकते हैं बायोलॉजी आसान है अगर आप 320 प्लस ला सकते हैं तब। तो इन सब बातों को अपने दिमाग में रखते हुए 11th और 12th बोर्ड की तैयारी तो साथ के साथ होगी ही, हम लोग समझेंगे ही, लेकिन हम लोग हमेशा नीट को फोकस करके, मेडिकल एग्जाम को फोकस करके डॉक्टर बनना है, इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको प्यार से फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स भी कह करके बुलाता हूं। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आप सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ वो इच्छा नहीं है जो आपने टीचर ने पूछा था और आपने बता दी थी, आप जेन्युइनली फील करते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को एक डॉक्टर की तरह देखना शुरू कीजिए, खुद को इमेजिन करना शुरू कीजिए। एक तस्वीर बना डालिए कागज पर जिसमें आपने व्हाइट एप्रन लगा रखा है, गले में स्टेथोस्कोप है, और लगा दीजिए उसे अपने रूम में। यकीन मानिए ये छोटा सा चीज आपको बहुत मोटिवेशन देगा। मैंने खुद 3 साल कोटा में पढ़ाई की है, कभी न कभी मेरा भी सपना रहा था डॉक्टर बनने का, पर नहीं बन पाए। कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जिन्होंने गलतियां की है उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी होती है। वही मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, किस चीज को अच्छे से पढ़ना है और किस छोटे से चीज को स्किप करना है, किन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं जाना है। कुछ एक क्वेश्चन, 1% क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर एनटीए पूछ दे, तो उसके पीछे नहीं भागेंगे, पहले 99% क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी से आता है। उम्मीद करता हूं आप सबों को एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। आने वाले 2 साल तक आपकी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छा आपका साथी यही दोनों किताब होना चाहिए। मेरे पास थोड़ी पुरानी वाली है, आपके पास नई वाली होगी, उसमें कुछ चेंजेस हैं। फिर भी हम लोग इसके सारे पोर्शंस करते जाएंगे, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम नीट एग्जाम के बारे में जानेंगे, क्या पैटर्न होता है,
किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर हमें चुनने की आज़ादी होती है कि इतने क्वेश्चंस में से इतना ही आंसर देना है, ये सारी बातें अलग से उस वीडियो में करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ दिन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं एक बहुत ही आसान मजेदार चैप्टर से। इस चैप्टर में लिखने वाली चीजें बहुत ही कम है, समझने वाली चीजें बहुत ही ज्यादा हैं। इंटरैक्टिव क्लास होगा, आप जवाब देंगे, भले ही मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप जेन्युइनली अपने मुंह से जवाब देंगे, या कम से कम देखेंगे क्या मैं इसके जवाब देने के लायक हूं, क्या मैं जवाब दे पा रहा हूं। इंटरैक्टिव करेंगे। चलिए फटाक से कॉपी और पेन या फिर एक पेपर और पेन अपने सामने लेकर के बैठिए, और अगर एनसीईआरटी रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन पर आप तभी जाएंगे जब मैं आपको देखने को कहूंगा। अदरवाइज आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरी बातों के ऊपर होना चाहिए। अगेन मैं सौरभ रमन आपके सामने शुरू करता हूं अपनी ये जर्नी, हमारी ये जर्नी। उसका पहला कदम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 11 से है, द लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग उल्टा करके पढ़ेंगे, उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहती है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं एक शब्द भूल जा रहा हूं, जरा से किताब की हेल्प ली जाए। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एनसीईआरटी कहती है, बताना चाहती है ऑब्जर्व करें अपने आसपास, हवा है, सांस ले सकते हैं, चिड़िया है, नेचर है, प्रकृति है, सब कुछ कितना खूबसूरत है। समुद्र के अंदर इतने सारे जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर भी रह सकते हैं, समुद्र के बाहर भी रह सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं। मैक्सिमम उड़ने वाले जानवर अंडा देते हैं और मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसमें भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं लेकिन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आपके लिए टास्क रहा, बताइए मुझे वो कौन सा उड़ने वाला पक्षी है जो मिल्क भी प्रोड्यूस करता है और सीधा बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। तो वापस से अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ये सारी बातें कहने का मतलब आपका ध्यान इन सारी चीजों की तरफ ले जाने का तात्पर्य यही था, मकसद यही था कि आप इमेजिन करें कितना खूबसूरत है ये वर्ल्ड, कैसे सब कुछ चलता है, कितना अमेजिंग है। इन सब चीजों के बारे में देखें, समझें, जानने के लिए खुद को क्यूरियस बनाएं। अच्छा, इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, हमने तो कभी देखा ही नहीं। कैसे एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कैसे एक सिंगल सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है, और कैसे कोई भी चीज नॉन लिविंग है, जिसके बारे में चैप्टर हमें बताती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस चैप्टर को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है व्हाट इज लिविंग, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, चौथा है टेक्सोनोमिकल एड। आप कहेंगे सर नई वाली एनसीईआरटी में टेक्सोनोमिकल एड का कोई भी चर्चा नहीं है, हम उसे पढ़ेंगे भी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में था, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे टेक्सोनोमिकल एड्स के। बाद बाकी तीनों टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक बार एनटीए के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर से जाके नीट का सिलेबस डाउनलोड करें तो देखेंगे कि भले ही व्हाट इज लिविंग हटा दिया गया हो अब एनसीईआरटी से, लेकिन ये नीट के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एनसीईआरटी में है या नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में है। अगर आपके पास वो बुक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हम लोग इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे क्योंकि ये एनटीए के सिलेबस में है। अगर एनटीए इसे सिलेबस से हटा देगी तो हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिकल एड्स जान लीजिए, बस नाम सुन लीजिए। इसमें हम लोग जू, जूलॉजिकल पार्क, वैसे सारी चीजें जो हमें लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते थे, जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज लिविंग। चलिए फटाक से इसको लिख दिया जाए। व्हाट इज लिविंग। आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि एनसीईआरटी भी हमसे क्वेश्चन ही पूछ रही है, और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, समझेंगे। हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, अनजिप करते हैं। ईमानदारी से बोलो तो ये मेरे अपने लाइन नहीं है, कोटा में मैंने अपने टीचर से ये लाइन सुनी थी, जो मुझे आज तक याद है और जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हर बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं आपको कुछ नया मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। अच्छा, ये चीज भी छुपा हुआ था इसके अंदर। तो आपका काम होगा इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद घर जाना, ऑब्वियसली आप घर पर ही हैं, एनसीईआरटी बुक को खोलना और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ना और समझना, और इस बात से मैच करना कि जो सौरभ रमन सर ने पढ़ाया क्या वो सारी बातें एक्चुअल में एनसीईआरटी में हैं,
क्या वो हूबहू मैच करती है? और यहाँ से रिवाइज करना, छोटा सा चैप्टर है, अगर ठीक से आपने इस लेक्चर को देख लिया तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तकरीबन उम्मीद है कि मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का आपको कवर हो जाएगा। सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी एग्जाम से पहले रिवीजन करने की। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कहता है व्हाट इज लिविंग। आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी चीज को लिविंग बना देता है और किसी भी चीज को नॉन लिविंग थिंग। जैसे मेरे हाथ में रखा ये पेन, ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग है, पर मैं लिविंग थिंग हूं। आखिर वो ऐसा क्या चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस पैदा करता है? मुझे पता है बहुत से बच्चे कहना चाहेंगे सर मुझे पता है इसका जवाब, मुझे पता है, मैं भी जानता हूं। आप कहेंगे ग्रोथ, आप कहेंगे रिप्रोडक्शन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा हमारे क्लास में आने के बाद, 11th क्लास में आने के बाद ये बातें सही नहीं होती है। क्योंकि मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं डिफाइनिंग फीचर। जब हम कहते हैं व्हाट इज लिविंग, तो मेरा पूछने का मतलब ये होता है कि आप मुझे डिफाइनिंग फीचर बताइए जिससे कि आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही पाया जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में पाया नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी भी हमें इसी के बारे में कहती है। टोटल 4 चीजों के बारे में एनसीईआरटी बात करती है, फिर उसी के बीच में लड़ाई होती है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाएगा और कौन सा डिफाइनिंग फीचर। और मैं उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ूंगा जो कि एनसीईआरटी ही कहती है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए फटाफट उन सारे पॉइंट्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम उन सारे पॉइंट्स को, बोर्ड क्लीन हो गई है, अब उन सारे पॉइंट्स को आराम से यहां पर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है ग्रोथ। बहुत सारे बच्चे मुझसे सहमत होंगे कि हाँ सर, ग्रोथ जरूर वो फीचर है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अगला पॉइंट एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे इससे भी कहेंगे कि हाँ सर, रिप्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी कहती है मेटाबॉलिज्म। बहुत से बच्चे इस टर्म से अभी अनजान होंगे, और अगर कोई बच्चे मेटाबॉलिज्म का मतलब जानते हैं वो वीडियो को 1 सेकंड पॉज करें और खुद को जवाब दें, और फिर जो मैं जो बताता हूँ चेक करें उससे सही है या नहीं। और अगर आपका जवाब सही है मतलब आप बहुत अच्छे, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब बात है, हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, सीखेंगे। अगला पॉइंट है मेटाबॉलिज्म के बाद चौथा पॉइंट जो कि एनसीईआरटी कहती है कॉन्शियसनेस। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी बात करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में ही लिखी होती है। ये है 5वां पॉइंट जो कि है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके अब हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो अपने पहले टॉपिक को हम यहां पर लिखते हैं ग्रोथ, और इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर एनसीईआरटी की माने, एनसीईआरटी ने ग्रोथ को 2 तरीके से दर्शाया है। पहला एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन मास। दूसरा एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन नंबर। समझते हैं इन 2 टर्म्स को। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास मतलब बॉडी मास को बढ़ाना, इंक्रीज इन नंबर मतलब रिप्रोड्यूस करना, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। ऑफस्प्रिंग की बात करें तो बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजिकल शब्द है। इसका मतलब होता है कोई भी जो नया बच्चा होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बच्चा, या फिर मान लीजिए कोई कपल है उसे एक प्यारा सा बेबी होता है तो ये बेबी ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। यदि कोई चिड़िया है जो अंडे देती है और उससे बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। तो जब कोई नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है तो वो ग्रोथ कहलाता है इंक्रीज इन मास, और जब हमारा बॉडी मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वो कहलाता है इंक्रीज इन, माफ कीजिएगा शायद मैंने गड़बड़ कह दिया। जब कोई नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है तो कहलाता है इंक्रीज इन नंबर, और जब किसी का बॉडी मास बढ़ता है तो वो कहलाता है इंक्रीज इन मास। जैसा कि आप जानते ही हैं भारत की आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है।
खैर, अगर इस पर मैं डिस्कस करना चालू करूं तो ये खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान है नहीं। कोशिश कीजिए कि लोगों का ध्यान इस पर जाए। 150 करोड़ भारत की आबादी हो गई है। आज़ादी के समय इससे कई गुना कम थी, पता कीजिए कितनी थी। तो ये भी एक तरह का ग्रोथ है, ग्रोथ माना जाएगा। और दूसरा है इंक्रीज इन मास। अगर हम इसको डिवाइड कर दें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के केस में, तो यूनिसेलुलर के केस में अगर हम देखें तो इंक्रीज इन मास ही ग्रोथ कहलाता, इंक्रीज इन नंबर ही ग्रोथ कहलाता है। इस बात को हम समझेंगे कैसे मैंने ये बात कही। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है जो कि बहुत छोटा, बहुत मान्यूट, ना के बराबर दिखने लायक होता है। तो इसीलिए अगर उनको ग्रो करना है तो उनको डिवाइड करना होता है, उनको सेल डिवीजन करना होता है जिसके जरिए वो ग्रोथ दिखा सके। तो अगर हम समझें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में तो इंक्रीज इन नंबर ही एक लौता तरीका है ग्रोथ पाने का। वहां पर बॉडी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज मानी जाएगी, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, ग्रोथ। या कहें तो अगर उनको ग्रो करना है तो उनको ये दोनों ही चीजें, बॉडी ग्रोथ भी करना होगा और साथ के साथ सेलुलर डिवीजन भी करना होगा। लेकिन वहीं अगर हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, जरा मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी लिखने के लिए, इसे मैं साफ कर लूं। यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम सेम चीज कह सकते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर के केस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के केस में, जो कि हम लोग भी हैं, एनसीईआरटी कहती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। रिप्रोडक्शन एक अलग प्रक्रिया है और ग्रोथ अलग प्रक्रिया है। हम लोग प्रॉपर ग्रोथ शो करते हैं, हमें ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बॉडी ऑर्गन, हमारा बॉडी मास सिग्निफिकेंटली इतना बढ़ता है कि कोई भी इसे नोटिस कर सके, समझा जा सके। और साथ के साथ रिप्रोडक्शन एक बिल्कुल ही अलग प्रोसेस हो जाती है जिसमें हम एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। जबकि यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज रिजल्ट करता है जो कि है ग्रोथ। अब बात आती है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? तो इसका जवाब मैं उन बच्चों से चाहूंगा जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो इस बात का जवाब देंगे और वो मुझसे सहमत भी होंगे कि पहाड़ ग्रोथ करते हैं, पहाड़ में भी ग्रो होता है। वैसे बच्चे जो रेगिस्तानी इलाकों में कभी रहे हैं, वहां बर्फ के टीले बन जाते हैं, सैंड मोल्ड्स बोलते हैं इन्हें, जो कि वो भी ग्रो करते हैं। तो क्या वो लिविंग थिंग हो गए? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि सर ये लिविंग थिंग कभी नहीं हो सकते, हम जानते हैं। और ग्रोथ को ही अगर हम देखें अगले हिस्से में, तो एनसीईआरटी ही कहती है प्लांट्स, जिसे मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, साथ के साथ एनिमल्स। प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। कभी भी आप उसके पत्ते को तोड़िए, नया पत्ता आ जाएगा, टहनी को काटिए, नया टहनी आ जाएगी। लेकिन इंसानों में, किसी भी एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाता है। हाँ, अगर कहीं कट जाए, कहीं रप्चर हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसके लिए नए सेल्स आ जाते हैं। लेकिन इंसान की हाइट एक उम्र के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट छत तोड़ना पड़ जाता, दिक्कत हो जाती। तो इंसान एक उम्र के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो क्या इंसान नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं? तो ये दो क्राइटेरिया है जो कहता है कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है लिविंग थिंग का। इसी के केस में एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर प्लांट्स के केस में लिख दें इनडेफिनिट, और एनिमल्स के केस में होता है ये एक डेफिनिट एज तक। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। पहला पहाड़ का, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के टीलों का, जो कि ग्रो करते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैंने रखा जो कि है एनिमल्स के बारे में, जो एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है प्लांट्स के नीचे इनडेफिनिट ग्रोथ। अगर मैं यहां लिख दूं इनडेफिनिट ग्रोथ, और एनिमल्स के नीचे लिख सकता हूं डेफिनिट ग्रोथ। तो इसी कारण से इसको हम नहीं कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, इसको समझते हैं। इंट्रिंसिक, मैं लिख देता हूं इसे बोर्ड पर।
एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जब किसी भी बॉडी का ग्रोथ इंटरनली होता है, उसके सारे सेल सारे ऑर्गेनल्स ग्रो करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन वहीं अगर पहाड़ वाला एग्जांपल लें, माउंटेन्स वाला एग्जांपल लें, तो वहां पर बाहर से एक्यूमुलेशन हो जा रहा है स्नो का, जो कहलाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो यदि कोई व्यक्ति स्पेसिफिकली कहता है कि मैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो हाँ, ये एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ शो करता है, उसके सारे सेल्स सारे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। जबकि अगर कोई सिर्फ कहे ग्रोथ, तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली कह देता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो वो डिफाइनिंग फीचर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है रिप्रोडक्शन। हमने ग्रोथ को डिसाइड कर लिया। अगर हम ग्रोथ को कहें तो ये नहीं हो सकता है, अगर हम ग्रोथ को कहें तो ये नहीं हो सकता है डिफाइनिंग फीचर। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्पेसिफिकली कहता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। अब हम अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की तरफ अगर हम देखें, बहुत से बच्चे जरूर कहेंगे कि सर इसको कैसे गलत करेंगे, रिप्रोडक्शन तो जरूर डिफाइनिंग फीचर होगा या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर होता है या नहीं। अगर एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी इसे दो भाग में बांटती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी कहती है जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह यूज करते हैं। और जितने भी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंजाई, वो करता है स्पोर फॉर्मेशन, बहुत जल्दी डिवाइड होता है, केमिकल्स के रूप में स्प्रेड होता है, स्पोर्स बनाता है, और बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मिलियंस में डिवाइड हो जाता है। अगला हाइड्रा के बारे में आप लोगों ने जरूर 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक ग्रीन कलर का छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता था, जिसमें छोटा सा बर्ड हो जाता था, और वह बर्ड टूट करके अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता था। साथ के साथ बता दूं, सिर्फ हाइड्रा ही नहीं, ईस्ट भी बर्डिंग करता है। अगला एनसीईआरटी कहती है प्लेनेरिया के बारे में, रीजेनरेशन के बारे में, कि अगर आप प्लेनेरिया को कहीं से भी काट दीजिए, अगर मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया है और इसे मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, तो ये वाला हिस्सा एक नया हिस्सा ग्रो कर लेगा और एक पूरा प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा बस ऊपर वाला हिस्सा ग्रो कर लेगा, जो अगेन एक पूरे प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को एनसीईआरटी कहता है ट्रू रीजेनरेशन। क्या कहता है एनसीईआरटी? ट्रू रीजेनरेशन। फिर आता है सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, बैक्टीरियाज एंड अमीबा। क्या लगता है आपको, ये क्या करते होंगे? सिंपल है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते होंगे, सेल डिवीजन ही करते होंगे। इसके नीचे मैंने एक पॉइंट लिख रखी है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। किसके लिए? सिर्फ बैक्टीरिया और अमीबा के लिए। जैसा कि हमने पहले भी समझा था, इनमें रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ का एकमात्र तरीका है। तो क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं जो लिविंग हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम सभी ने म्यूल के बारे में सुन रखा है, हम सभी ने म्यूल के बारे में सुन रखा है, जिसे हिंदी में खच्चर भी कहते हैं। म्यूल कैसे पैदा होता है मैं बताता हूं आपको। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जब क्रॉस होता है, उससे म्यूल पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है। ये म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, म्यूल से म्यूल पैदा नहीं हो सकता। तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग हो गए? हम सभी ने कभी न कभी खच्चर देखा होगा। उसे बनाने का यही तात्पर्य है कि वो वेरी लो मेंटेनेंस होता है, लेकिन काम में बहुत इफिशियंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो क्या म्यूल नॉन लिविंग थिंग्स हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अगर वर्कर बीज के बारे में जाने, तो अगर मधुमक्खियों के बारे में जानते होंगे, तो सिर्फ क्वीन मधुमक्खी ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसके अलावा वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग हो गए? और कुछ कपल्स जो किसी कारण से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्या वो नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं? नहीं, वो सारे लिविंग थिंग हैं।
तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है डिफाइनिंग फीचर किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हैं, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, और साथ के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसका एग्जाम्पल है म्यूल, उसका एग्जाम्पल है वर्कर बीज, उसका एग्जाम्पल है इनफर्टाइल कपल। वो सभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति कभी विवाह नहीं करता है और रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग कहलाएगा? इन्हीं सब कारणों की वजह से रिप्रोडक्शन को हम नहीं मान सकते हैं लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर के बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। जो भी हमारे बॉडी में सेल रिएक्शंस होती हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सेल रिएक्शन हमेशा चल रहा होता है, चाहे वो डाइजेशन ही क्यों ना हो। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सेल्स का ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाना, वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के द्वारा ले लेना और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उसी ब्लड के जरिए जो लंग्स में आता है और नाक के जरिए छोड़ देते हैं। ये एक रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में चलती है। जब डाइजेशन भी होता है वो भी एक रिएक्शन है। एटीपी का फॉर्मेशन वो भी एक रिएक्शन है जो हर लिविंग बीइंग में चलता रहता है। और अगर आप देखें तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने इसी बोर्ड की, ये लकड़ी का बना है। जब ये किसी पेड़ का हिस्सा रहा था तो ये जीवित था, इसके सेल्स में रिएक्शंस हो रहे थे। आज अगर देखें तो इसके किसी भी सेल में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। आप किसी भी लिविंग थिंग को ऐसा नहीं पाएंगे कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और अगर इन दोनों पॉइंट को समझें तो जब कोई भी दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड या फिर एक मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। और जब भी कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल टूट जाता है दो एलिमेंट्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरे जीवन में परस्पर चलता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो अब आपका अगला सवाल होगा, तो क्या सर हम मेटाबॉलिज्म को लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? तो मैं कहूंगा यस, मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। आप एक भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं पाएंगे जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो इस पर एक सवाल आता है कि सर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो लिविंग रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है, अगर हम उसी रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करा दें तो क्या वो टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग कहलाएगा? मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों, वो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब कभी भी लिविंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिएक्शंस खुद से नहीं हो रहा है। हमने सारे सबस्ट्रेट डाले, सारा व्यवस्था हमने कराया और हमने ये रिएक्शंस को कन्वे कराया। तो वो एक लिविंग रिएक्शन तो कहलाएगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब या फिर वैसा कोई भी रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो लिविंग बीइंग में होता है, अगर आप उसे बाहर करा देते हैं तो उसे वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हो जाता है, लेकिन वो रिएक्शन लिविंग कहलाएगा। तो हमारे सामने पहला क्राइटेरिया आता है मेटाबॉलिज्म। हाँ, हम इसको कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर किसका? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद दो और टर्म है, कंसियसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कंसियसनेस के जरिए क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? बेसिकली कंसियसनेस वो चीज है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। कोई भी चीज हमारे पास, कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो उसके लिए हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि कभी भी ठंड लगने लगना तो हमारा बॉडी शिवरिंग करने लगता है, गर्मी होते ही हमारे बॉडी से स्वेट आने लगता है, पसीना आने लगता है। ये सारा कॉन्शियसनेस हम शो करते हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो ये भी एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा करके देख लीजिए, वो कॉन्शियसनेस शो करेगा। अब कहेंगे सर पेड़ को तो हम मार दें, काट दें, कुछ भी कर दें, वो तो कोई कॉन्शियसनेस शो नहीं करता है। भले हम इंसान के बारे में तो कह सकते हैं। तो पेड़ भी कॉन्शियसनेस शो करता है, लेकिन इसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आपको इंतजार करना होगा, तब आप देख पाएंगे। मैं समझाता हूं कैसे। पेड़ की जड़ें उसी दिशा में ग्रो करती हैं जिधर पानी होता है। अगर आप सनफ्लावर को देखें तो वो हमेशा उसी तरफ देखता है जिधर से सनरेज आ रही हैं, लाइट आ रहा है, और पेड़ की टहनियां भी उसी तरफ ज्यादा ग्रो करती हैं जिधर से सनलाइट आ रहा है। पेड़ के स्टोमाटा
माफ कीजिएगा, पेड़ के लीफ के अंदर पाए जाने वाले स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं, रात के समय में, दिन के समय में क्लोज रहते हैं, ताकि रिस्पिरेशन के जरिए, ट्रांसपिरेशन के जरिए ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके। ये भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस है जो प्लांट शो करते हैं सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में। उसके बाद अगर हम देखें तो आपने छुई मुई पौधे के बारे में भी जरूर सुना होगा, जिसमें कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर हो सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, ये भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन पर ही जाऊं तो एनसीईआरटी कहती है, अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी लिखती है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से एक सेल का जरूर बना होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल का नहीं बना हो। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके तो वो सेल का जरूर बना होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक चीज इसमें छूट गई जो कॉन्शियसनेस में थी, मुझे अभी याद आ रही है, कॉन्शियसनेस में थी, वो थी सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या थी वो? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं आपको समझाता हूं सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस में ही था सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन हम ह्यूमंस खुद को लेकर के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। किसी भी जानवर को या किसी भी पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिख रहा है, उसने क्या पहन रखा है, कैसा मुंह साफ है या नहीं, फेस वॉश से मुंह धोया है या नहीं, बाल बाल कैसे हैं, इनसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डियो कौन सा लगाया है, ठीक स्मेल हो रहा है या नहीं, बेला वीटा है या कोई भी, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ह्यूमंस को इससे फर्क पड़ता है, हम लोग सेल्फ कॉन्शियस हैं। जब भी कोई ह्यूमंस बहुत ज्यादा प्यासा हो तो वो कोई भी गंदा पानी नहीं पी लेगा, लेकिन अगर हम वही किसी जानवर को देखें तो वो फट से उठेगा और किसी भी तरीके का कोई भी गंदा पानी वो पी लेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करेगा। हम लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद को लेकर के अवेयर होते हैं। तो अगर बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है किसका? ह्यूमंस का। सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है किसका? ह्यूमंस का। यहां पर खत्म होता है हमारा पहला टॉपिक जो कि था व्हाट इज लिविंग। हमने डिस्कस किया ग्रोथ, इसे हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। बाद में हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, इसे भी हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। फिर हम आते हैं मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सारे डिफाइनिंग फीचर हैं। कॉन्शियसनेस इन सारे टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा मुश्किल है समझना, क्योंकि कॉन्शियसनेस देखा नहीं जाता है, इसे महसूस किया जाता है, समझना पड़ता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम देख के बता सकते हैं कोई भी चीज सेल का बना है या नहीं। ग्रोथ हम देख करके बता सकते हैं हो रहा है या नहीं। रिप्रोडक्शन को, मेटाबॉलिज्म को, कंसिस्टेंस नहीं। इसलिए एनसीईआरटी भी कहती है इन सारे टर्म्स में से जो सबसे मुश्किल टर्म है वो है कंसिस्टेंस को समझना, किसी भी चीज को लेकर के रिस्पॉन्स। एक और आपको एग्जांपल मिलेगा, या कुछ बच्चे जरूर कहेंगे वैसे पेशेंट जो कोमा में है, सर आप उनका पैर काट दीजिए, हाथ काट दीजिए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी भी तरीके का कंसियसनेस शो नहीं करते हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति। लेकिन मैं कहूंगा वो कंसियसनेस शो करते हैं इस तरीके से नहीं, थोड़े से अलग तरीके से। किस तरीके से, मैं समझाता हूं आपको। जब भी डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन देते हैं, सलाइन चढ़ रहा होता है, तब वो उस मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आता है। अगर आप देखेंगे तो उनके बॉडी में सेलुलर रिएक्शंस हो रहा है, और इस तरीके से भी वो कंसियसनेस शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कंसियसनेस, ये तीन डिफाइनिंग फीचर बन जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। साथ के साथ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और वो एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर कोई कहता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर बन सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहीं पर आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है।
अब आपसे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और वापस जा करके आप एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है बायोडायवर्सिटी। उसमें हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि इतना ज़्यादा जो बायोडायवर्सिटी है, इतने ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वो कैसे हैं, कैसे इतने सारे स्पीसीज आए, कैसे इनके बारे में पढ़ें, बहुत सारी तरह तरह की बातें जानेंगे। बेसिकली बायोडायवर्सिटी को समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुद का ध्यान रखिए और देखते रहिए अचीवर्स बायोलॉजी। थैंक यू।